गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमने मैटर बताया था, उस मैटर की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसमें दो चीज आई थी, एक मिक्सर आया था, एक कंपाउंड आया था। तो आज हम कंपाउंड और मिक्सर के बारे में पढ़ते हैं कि कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंस है। हमने मिक्सर दो टाइप के पढ़े थे, आपको समझ में आ गए होंगे। एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर। एक होमोजीनियस मिक्सर बताया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर बताया। होमो का मतलब सेम बताया, हेट्रो का मतलब क्या बताया मैंने, डिफरेंट बताया। देखिए मिक्सर भी क्या है, टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस के, टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर। इसमें भी क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड। इसमें भी क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्सर बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो हमें ये ध्यान से समझना है डिफरेंस क्या है। इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, वो फिक्स रेशियो में नहीं होते, नॉट इन फिक्स रेशियो। बट टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। ध्यान दे भाई, एग्जांपल पढ़ता हूं मैं। कोई भी कंपाउंड का एग्जांपल लिया मैंने, क्या, H2O। किसी कंपाउंड का मैंने एग्जांपल लिया, क्या, H2O कोई कंपाउंड है मेरे पास, मैं उसके बारे में अध्ययन करना चाहता हूँ। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना, 2 ऑक्सीजन का मास कितना, 16। अगर इसका रेशियो निकालो तो 1:8 आ गया। मीन्स कहने का मतलब क्या कह सकता हूं, जब 1 मोल हाइड्रोजन मिलाओगे तो उसमें कितना मोल ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, 8 मोल ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड के लिए फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है। कंपाउंड के लिए फिक्स एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है कि एक एलिमेंट को 1 ग्राम लेंगे तो दूसरा कितने ग्राम लेना पड़ेगा ताकि वो कंपाउंड बन जाए। अगर ये रेशियो चेंज कर दिया आपने तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता। आप नींबू पानी बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा ऐसा नहीं होता कि आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें कि आप वेट करके कि 30 ग्राम चीनी ऐड करते हैं, या फिर नींबू का रस निकाल के उसका वेट करते हैं 10 ग्राम, वो मिलाओगे तो नींबू पानी बनेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। मिक्सर के अंदर फिक्स्ड रेशियो बाय मास नहीं होता। आप कोई भी दो चीज को किसी भी रेशियो में मिलाओगे तो क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होगा। आगे बात समझ में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होते हैं जिनसे मिलके मिक्सर और कंपाउंड बनते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मान लीजिए आपने लेमन जूस बनाया है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वाटर। वाटर क्या है उसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपने शुगर डाला है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपने लेमन डाला है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी रिटेन रहती है। पानी का भी टेस्ट आएगा, इसमें पिएंगे, शुगर का भी टेस्ट आएगा और लेमन का भी टेस्ट आएगा। लेकिन देखिए ध्यान दे भाई, हाइड्रोजन गैस है, मिलता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बनाता है, H2O लिक्विड। ये क्या था, रिएक्टेंट में गैस था, ऑक्सीजन भी क्या था, गैस था, लेकिन मिलने के बाद क्या बन गया, लिक्विड बन गया। इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं मिलती। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। कंस्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टी है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इसको बनाने के लिए हमें फिक्स्ड रेशियो, कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है
इसको बनाने के लिए फिजिकल प्रोसेस है, ये हो सकता है और कैसा हो सकता है, हेट्रोजीनियस। मिक्सर जो है वो दोनों हो सकता है, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस। कंपाउंड कैसा होता है, होमोजीनियस। आप समझ गए होंगे मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के हम कुछ लॉज पढ़ते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए कुछ लॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4-5 लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मास किसी भी टाइप का चेंज हो, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, रिएक्टेंट का मास ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, या दूसरी भाषा में बोलते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो खत्म किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता। C+O2 मान लीजिए क्या बन गया, CO2। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2। कार्बन का मास कितना, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना, एक का कितना होता है 16, दो का कितना 32। इस साइड कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना 32, टोटल मास कितना 44 ग्राम। इस साइड भी कितना 44 ग्राम। मीन्स कोई भी केमिकल और फिजिकल चेंज है उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मास कभी चेंज नहीं होता। मास को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने 10वीं क्लास में एक रिएक्शन, एक पर्सन पढ़ा होगा, वाई वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। वाई वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, देखिए एक बार H2+O2 है, क्या बन गया H2O। देखिए यहाँ मास कितना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 32, टोटल मास कितना 34 ग्राम। इस साइड देखिए टोटल मास कितना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 16, टोटल मास कितना 18 ग्राम। क्या दोनों साइड मास बराबर है, मास बराबर नहीं है, तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस साइड, 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड। अब देखिए इसका मास, 4 हाइड्रोजन का मास कितना 4, 2 ऑक्सीजन का मास कितना 32, टोटल मास कितना 36 ग्राम। इस साइड भी देखिए कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन का मास कितना 4 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का मास कितना 32 ग्राम, टोटल कितना 36 ग्राम। मीन्स हम बैलेंस क्यों करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, ताकि वो फॉलो करना शुरू कर दे किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना शुरू कर दे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना शुरू कर दे। एक पर्सन लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो, ऐसा न्यूमेरिकल लिखो अपनी कॉपी में कि लिखो when 6 ग्राम ऑफ HCl, when 6 ग्राम ऑफ HCl dissolve in when 6 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, when 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजोल्व इन मिलाया गया है 8 ग्राम ऑफ NaOH, 8 ग्राम ऑफ NaOH। कोमा लगा के लिखो, द रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट इज NaCl 10 ग्राम, NaCl 10 ग्राम एंड H2O
4 gram and H2O 4 gram when 6 gram of hydrochloric acid dissolved in 8 gram of NaOH forms 10 gram NaCl and 4 gram H2O. Show that this reaction show law of conservation of mass. Show that this reaction show लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे हम। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना 6 + 8 कितना 14 ग्राम। और हम क्या निकालेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, वो भी कितना 10 + कितना 4 14 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है, तो ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मान लीजिए एक मास ना दिया होता, यहाँ कह देता कि कितने ग्राम पानी बनेगा, मैं एक्स मान लेता हूं। मान लीजिए दूसरा न्यूमेरिकल पूछ लेता कि when 6 gram of HCl and 8 gram of NaOH dissolve in to form 10 gram of NaCl and how many gram water is formed if this reaction follow law of conservation of mass। तो हम क्या कर रहे थे, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 6 + 8 बराबर किसको रख देते 10 + x की वैल्यू निकाल लेते। यहाँ से कितनी आ जाती है भाई 4 ग्राम की। कितना ग्राम पानी बना है 4 ग्राम। अगर एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास ना दिया हो, बशर्ते वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हो, तो हम निकाल सकते हैं कि ये दूसरा कितने ग्राम बनेगा, या फिर हम बता सकते हैं रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। धन्यवाद, बाकी लॉ कल पढ़ेंगे।